हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे थे कॉलेज में। तो अभी रास्ते में एक क्या हुआ था, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के लोग हमें मिले थे, जो कि ट्रेन में वो सोशल अवेयरनेस के लिए एक यात्रा चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी जानने के लिए बेहतर वो लाइफ शिक्षा को लेके अवेयरनेस है वो। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा है। जब से एक भाई मेरे साथ बैठे हैं तो आइए देखते हैं संगठन वालों ने क्या बोला है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। जोड़ो इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से हम लोग कुछ बातचीत करने आए हैं। केवल 5 मिनट आपका समय चाहेंगे। हम लोग दिशा छात्र संगठन के सदस्य हैं और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग एक कैंपेन के तहत आप लोगों के बीच आए हैं। इस कैंपेन का नाम है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, और इसके तहत हम लोग देश के 13 राज्यों में और करीब 80 जिलों में जाएंगे एक यात्रा के तहत, और कुछ मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोगों को संगठित जागरूक करके एक जन उभार खड़ा करने की दिशा में प्रयास कर। हम लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी से सीधा जुड़ते हैं, लेकिन इनके बारे में कहीं अखबार, टीवी, मीडिया चैनल पर बड़ी बड़ी बहसें चलती रहती हैं, लेकिन इनके बारे में बातचीत नहीं। साथियों, हम लोग भगत सिंह के नाम पे यात्रा चला रहे हैं। भगत सिंह और भी हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उन्होंने 20 साल की उम्र में 22 साल, 25 साल इसी तरह की छोटी छोटी उम्रों में कुर्बानी दी एक ऐसे समाज के लिए कि भारत स्वतंत्र होगा, एक समता मूलक समाज बन सकेगा, एक न्याय पर टिका हुआ समाज बनेगा। लेकिन साथियों, भगत सिंह ने कहा था कि हम ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ से गोरी चमड़ी के लोग चले जाएं और भूरी चमड़ी के लोग जनता की पीठ पर बैठे और घोड़े बरसाएं। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, न्याय पर टिका हो, और जहां एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण असंभव हो और स्त्रियां भी मान सम्मान का जीवन जी सकें। भगत सिंह की शहादत को 90 साल से ज्यादा का समय हो गया है, और भारत की आजादी को 76 वर्ष बीत चुके हैं। ये पर्याप्त कालखंड है। हम लोग इसमें इतने में ये विश्लेषण कर सकते हैं कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ा है इतने दिनों में, और आगे कहाँ जाने की संभावना है। आज जिस समाज का सपना शहीदों ने देखा था, उस आदर्श समाज की ख्वाब की बात हम छोड़ देते हैं। हम बेहद बुनियादी जरूरत की चीजों पे बात करते हैं, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, रोजगार पे, आवास पे। ये जो बेहद बुनियादी और जिंदगी के लिए न्यूनतम शर्त वाले अधिकार हैं, ये भी लोगों से लगातार छीने जा रहे हैं। शिक्षा की बात की जाए तो संविधान में एक तरफ ये प्रावधान है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। दूसरी तरफ आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखें तो वहाँ बच्चों के बजाय आपको सांड, गाय, भैंसे ज्यादा बैठे मिलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकारी स्कूलों को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह तबाह बर्बाद किया गया है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल अगर चलते रहेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जाएगा कौन? और जब प्राइवेट स्कूलों में कोई जाएगा नहीं तो ये जो प्राइवेट स्कूल ज्यादातर किनके हैं? किसी विधायक के, बाहुबली के, किसी धन्ना सेठ के। तो इनमें कौन जाएगा? सरकारी स्कूलों में जो आमतौर पर तर्क आता है कि सरकारी अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते इसलिए वो बंद हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है नवोदय भी सरकारी है और उसमें लोग भेजना चाहते हैं। IITM जितने भी मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन के बड़े संस्थान हैं, सब ज्यादातर गवर्नमेंट है, और लोग चाहते हैं कि उनमें एडमिशन हो। वहाँ पढ़ाई होती है, केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। असली कारण ये है कि सरकारी स्कूलों में इस समय 10 लाख से ज्यादा अध्यापकों की कमी है प्राइमरी स्कूल की। बात सरकार की बात है। और जब स्कूलों में अध्यापक नहीं रहेंगे तो वहाँ कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? उच्च शिक्षा में भी बात की जाए, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले सत्र 4 गुना फीस बढ़ाई गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो ट्यूशन पढ़ा के, डिलीवरी बॉय का काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह अपना खर्च निकाल ले रहे थे और पढ़ रहे थे। जब सीधा 4 गुना फीस बढ़ी तो कैंपस से बाहर हो गए।
हम लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षा जैसी चीज जिसको समाज की रीढ़ कहा जाता है, जब ये बाजार में बिकने लगेगी और खरीद फरोख्त का चीज हो जाएगी तो हमारे देश की 80 से 85% आबादी ऐसी है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, रेहड़ी खोमचा ठेला लगाने वाले लोग हैं या छोटे किसान हैं। उनके लिए उनकी दैनिक आमदनी जो है किसी भी रूप में 450-500 से ज्यादा नहीं है। क्या वो इन स्कूलों में पढ़ाने के बारे में अपने बच्चों को सोच भी पाएंगे जहाँ हजारों रुपए की फीस वसूली जाती है? इसीलिए हम लोग ये बात उठा रहे हैं जो बात प्रेमचंद ने 1932 में ही कर्मभूमि में लिखी थी कि किसी भी सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हम लोग भी यही कह रहे हैं, सबके लिए समान और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो गरीब घर का लड़का हो या अमीर घर का लड़का हो। दूसरा मुद्दा जो हम लोग उठा रहे हैं वो इसी से जुड़ता है, रोजगार का मुद्दा। आज देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, 33 से 35 करोड़ के बीच नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी में इधर उधर धक्के खा रहे हैं और अंत में हताश निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ इसी देश में अभी उप कार्मिक राज्य मंत्री रहे हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 2022 में कि केंद्र और राज्य को मिलाकर देश में 60 लाख से भी ज्यादा पद खाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी रोजगार की बात आती है हमेशा यही तर्क आता है कि इतनी बड़ी आबादी है, आखिर किस किस को नौकरी दी जाए, सरकार कितनों को नौकरी दे सकती है। हम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि जो पद खाली पड़े हुए हैं और जिन लोगों को नौकरी दी जा सकती है उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? पद खाली पड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, लेकिन उन पर वैकेंसीज नहीं आ रही। और जो छात्र यहाँ पे बैठे हुए वो अपने अनुभव से जानते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे की जैसे जो वैकेंसीज आई भी थी वो 6-6, 7-7 साल से लटकी पड़ी हुई है, उनका कोई परिणाम नहीं आया। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है 2023 में जून में और ये वैकेंसी 2018 की, और अभी सिर्फ एग्जाम हुआ है। परीक्षा का परिणाम और आगे की प्रक्रिया पूरी लंबित है। साथियों, हम लोग और यही सारी वैकेंसियों की कुल मिला के यही स्थिति है। अभी जो पीईटी का एग्जाम हो रहा है वो कितना फर्जी और कितना बेमतलब का एग्जाम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एग्जाम इसलिए होता है कि आप नौकरी के लिए एग्जाम देने के योग्य है नहीं या नहीं, ये पीईटी से तय होगा। और पता लगा पीईटी क्वालिफाई किए, उसके बाद नौकरी में वैकेंसी आई ही नहीं, आप करेंगे क्या? साथियों, यही हो रहा है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। और यही अगर नेता मंत्रियों से जुड़ी बात होती, यही घोसी विधानसभा है इलाहाबाद में बगल में, एक नेता ने दल बदल किया, 5 महीने में चुनाव हो गया और नया नेता बैठ गया, और ये 5 साल से लटकी हुई है बीडीओ की वैकेंसी। साथियों, हम लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जो भी खाली पड़े हुए पद हैं कम से कम उन पर तत्काल भर्ती निकाली जाए और जितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है कम से कम उनको तो दिया जाए। इन सारे मुद्दों को, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास जैसे मुद्दों को उठाते हुए हम लोग लोगों को इसी मुद्दों पर संगठित जागरूक कर रहे हैं और इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और आपसे भी यही अपील करने आए हैं, आप इस यात्रा से जुड़िए और इन मुद्दों के लिए हम लोगों को, क्योंकि ये साझा मुद्दे हैं तो इसमें भी संघर्ष व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। हम लोगों ने पहलकदमी की है और आप लोगों का सहयोग और साथ मांगने आए हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस यात्रा में हमारे सहयात्री बनिए। ये यात्रा शुरू होगी 10 दिसंबर को कर्नाटक से, बेंगलुरु से यात्रा शुरू होगी और देश के 13 राज्यों और 80 जिलों में जाएगी। करीब 8,500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। आप लोगों तक हमारे पर्चे पहुंच गए होंगे। पर्चों में हमारी जो बात है, मुद्दे हैं, वो ज्यादा स्पष्टता से और विस्तार से लिखे हैं, क्योंकि बातचीत में लिमिटेशन होती है, कई बार पूरी बात नहीं आ पाती। तो आप पर्चे पढ़िएगा, पर्चों पे नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करिएगा और इस यात्रा से जुड़िएगा। आप संपर्क करेंगे तो जब यात्रा आपके इलाकों से गुजरेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आप ओवरऑल यात्रा में जुड़ना चाहें तब भी जुड़ सकते हैं। तो आप नंबरों पे संपर्क जरूर करिएगा। एक अपील साथ में ये भी रहेगी कि इस यात्रा के लिए जो ये सारी मुहिम चल रही है, इसमें तमाम तरह की गतिविधियां हो रही है। पर्चे बांटने से लेकर जितनी भी गतिविधियां हो रही, नुक्कड़ नाटकों के जरिए, क्रांतिकारी गीतों के जरिए हम लोग लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। और इस सारी यात्रा में आर्थिक खर्च भी आता है। हम लोग छात्र हैं,
और जो काम अपनी तरफ से कर सकते हैं, प्रचार कार्य, अपनी गले की ताकत का इस्तेमाल, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता होती और हम लोग किसी नेता मंत्री से, किसी चुनावबाज पॉलिटिकल पार्टी से, किसी देशी विदेशी फंडिंग एजेंसी से या किसी कॉरपोरेट घराने से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लेते हैं और न ही ऐसी किसी भी प्रकार की संस्था से हम लोग किसी भी रूप में संबद्ध। जो भी खर्चा आता है लोगों से जुटाते हैं, छात्रों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से। आपसे एक अपील ये भी रहेगी कि अपने दैनिक खर्चों में कटौती करके, कुर्बानी करके अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप कर सकें, 20, 50, 100, 200 सहयोग भी करें, संपर्क हर हाल में करें और इस यात्रा से जुड़ें ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके, एक मुकाम तक पहुंचाया जाए।